हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ और आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फोर्थ लेक्चर रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस बार हम रेजिस्टेंस से जुड़े न्यूमेरिकल्स को आसान तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोग थ्योरी में तो अच्छा करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो में आपकी समझ और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की दिक्कत दूर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन का अगर बात करें तो क्या होता है रेजिस्टेंस का, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। इस बात का क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी के कारण बेसिकली वो करंट का फ्लो को रोकता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट का, तो इसका रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अच्छा, एक और बात, हम लोगों ने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तब हम लोगों ने क्या देखा था, ओम्स लॉ में देखा था कि डेल्टा वी बराबर आई आर हो रहा था। ठीक है, डेल्टा वी बराबर क्या हो रहा था, आई आर हो रहा था। और हम लोग क्या लिख रहे थे, आर बराबर डेल्टा वी बाई आई। तब आप लोगों को मैंने एक बात बताया था कि भाई आर बराबर हम लोग भले ही कि डेल्टा वी बाई आई लिखते हैं, बट इस बात का ये मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस डेल्टा वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तब आप लोगों के मन में एक जरूर सवाल आया होगा कि रेजिस्टेंस फिर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, पहला फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, लेंथ है। तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का अगर हम लोग बात करेंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे यानी लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम लोग को पहला बात ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि लंबाई को अगर किसी भी कंडक्टर का अगर लंबाई को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा बात जो हम लोग को ध्यान रखना वो होता है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात का क्या मतलब हो गया, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे तो क्या बना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और हम लोग क्या जानते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है। जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे रो। इस रो को बेसिकली क्या बोला जाता है, इस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। और एक नाम है इसका, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी आर बराबर क्या बन गया, आर बराबर बन गया रो एल बाई ए। जहाँ पे ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि भाई किसी भी कंडक्टर का अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और एक चीज़ के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। तीसरा बात हम लोग बोल सकते हैं कि तीसरा जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के ऊपर कह सकते हैं। क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है वो हर मटेरियल का अपना अलग अलग होता है। और आपको एक और बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम लोग को किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम लोग किसी भी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का अगर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएगा। और इस फॉर्मूला को हम लोग को बहुत ध्यान रखना, आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके मदद से इस फॉर्मूला को यूज़ करना सीखेंगे। क्योंकि असली काम तो यही है कि हम लोग किस तरह से फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे कि यहाँ पे एक कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर है जो किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। और करंट देखिए कुछ इस तरह से एंटर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट इसमें एंटर कर रहा है, एक साइड से और दूसरा साइड से निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट किस में फ्लो कर रहा है, करंट इस लेंथ में फ्लो कर रहा है। किस लेंथ में फ्लो कर रहा है, ए वाले लेंथ में। और किस एरिया से एंटर कर रहा है, ये बीसी एरिया से एंटर कर रहा है। किस एरिया से एंटर कर रहा है, बीसी एरिया से एंटर कर रहा है। यानी इस केस में अगर हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे तो और इस कंडक्टर का मान लेते हैं रेजिस्टिविटी गिवन है रो। ठीक है, तो इस कंडक्टर का अगर हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बराबर रो। किस लेंथ में फ्लो कर रहा है वो ध्यान रखना, जो कि है ए। और कितना एरिया में करंट एंटर कर रहा है वो है बी सी। ठीक है, यानी इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो ए बाई बी सी। सेम एक और सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, वही सेम कंडक्टर है जिसका डायमेंशंस लेंथ है ए, ब्रेथ है बी और जो हाइट है वो कितना है सी। इस बार करंट देखिए किस तरह से एंटर कर रहा है। करंट जो है वो एंटर कर रहा है इधर से। मान लेते हैं एक दीवार है तो दीवार में आपके फ्रंट तरफ से एंटर कर रहा है और पीछे तरफ से निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस केस में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस कंडक्टर का, तो देखिए
हम लोग को क्या देखना ज़रूरी है कि इस कंडक्टर में कितना लेंथ में करंट एंटर कर रहा है या किस लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है। तो किस लेंथ में फ्लो कर रहा है करंट, बी वाले लेंथ में। यानी इस केस में अगर रेजिस्टेंस लिखेंगे और इसका भी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, रो बी, क्योंकि बी वाले लेंथ में करंट फ्लो कर रहा और किस एरिया में करंट एंटर कर रहा, देखिए तो एसी वाले एरिया में करंट एंटर कर रहा है ना, तो रो बी बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग को क्या ध्यान में रखना, आर बराबर रो एल बाई ए में एल क्या होता है, एल वो लेंथ होता है जिस लेंथ में करंट एंटर कर रहा होता है, और एरिया कौन सा होता है, एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया में करंट एंटर कर रहा है, मतलब जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट एंटर कर रहा है वो वाला एरिया को कंसिडर करना है, और लेंथ कौन सा कि किस लेंथ में करंट फ्लो किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर एक सिचुएशन को देखें कि करंट जो है वो टॉप से एंटर कर रहा है और बॉटम से निकल रहा है, तो इस केस में अगर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला आर बराबर रो एल बाई ए होता है। इस केस में कितना लेंथ में करंट एंटर किया, किस लेंथ में करंट फ्लो किया, सी वाले लेंथ में, यानी रो इंटू सी अपॉन किस एरिया में करंट एंटर किया, ए बी वाले एरिया में, ए बी वाला में ना, क्योंकि ये अगर बी है तो अगर ये अपना बी है तो ये वाला कितना होगा, ये ए होगा, यानी रो बी रो सी, सी इज़ द लेंथ इन विच करंट इज फ्लोइंग, और ए बी इज़ द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस एरिया में करंट एंटर किया। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो सी बाई ए बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब एक और सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं अपने पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, वायर ही टाइप का, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, कितना करंट में कितना लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है, इस बार एच लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है, और इस कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट एंटर कर रहा है। तो सिलेंडर यहाँ पे क्या है, सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। यानी इस केस में अगर लिखेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, और इसमें भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं इसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। तो इस केस में अगर हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रेजिस्टेंस कितना लिखना चाहिए, आर बराबर रो लेंथ की जगह एच और एरिया की जगह क्या लिखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एच बाई पाई आर स्क्वायर। अब एक और सिचुएशन आपके सामने है कि मान लेते हैं एक कंडक्टर है और इस बार जो सिलेंडर लिया अपना हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। इस हॉलो सिलेंडर में अगर करंट एंटर कर रहा है, ये करंट सेम वही एच लेंथ में एंटर कर रहा है, ठीक है, मतलब एच लेंथ तक फ्लो कर रहा है, और किस एरिया में एंटर कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे अपना जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हॉलो सिलेंडर है, यानी बीच से तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। यानी इस केस में अगर, और इसका भी रेजिस्टिविटी कितना मान लेते हैं, रो, यानी इस केस में अगर लिखेंगे आर बराबर रो एल बाई ए, तो इस केस में रेजिस्टिविटी तो अपना रो हो गया, लेंथ कितना लेंथ में करंट फ्लो किया, एच लेंथ में फ्लो किया, और कितना एरिया में करंट एंटर किया, करंट एंटर करता है पाई, ठीक है, पाई एक्सटर्नल रेडियस कितना गिवन है, देखिए एक्सटर्नल रेडियस बी है, यानी पाई बी स्क्वायर, ठीक है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो रो एच पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल भी, ठीक है। आगे हम लोग एक और कंडीशन रखता है जिसको हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग का, ठीक है। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर का एल लेंथ का मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, और इसका एरिया गिवन है ए, और इस कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच के इसका लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेच करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसका लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं। इस केस में हम लोग का जो नया रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, इनिशियल पुराना रेजिस्टेंस आपको मान लेते हैं गिवन है आर, तो आपको बताना कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पुराना रेजिस्टेंस अगर आर है तो इस वायर का एक और चीज़ मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टिविटी रो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है खींच के अगर हम लोग इसको डबल किए होंगे तो इसका भी रेजिस्टिविटी तो रो ही रहा होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए। और अगर इसका लिखने का कोशिश करेंगे, जो नया रेजिस्टेंस आएगा इसको लिखने की कोशिश करते हैं न्यू रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, रो लेंथ, इस बार कितना लेंथ में करंट एंटर कर मतलब फ्लो करेगा, वो 12 लेंथ में फ्लो करेगा, तो 12। अब इसका एरिया ए डैश, क्या इसका एरिया को हम लोग ए के टर्म में लिख सकते हैं क्या, सोच के देखिए, इसका एरिया को ये वाला ए डैश को ए के टर्म में लिख सकते हैं क्या, सोचिए। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि अगर इसको स्ट्रेच करके ये वाला बनाया गया, इस बात का मतलब इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कितना होगा इसका पहला वाला जो सिलेंडर अपना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा ए इंटू एल, और इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए डैश इंटू 2l, यानी एल ने एल को मार दिया, तो ए डैश कितना बना, ए डैश बना ए बाई 2 के बराबर, ठीक है, ए डैश कितना बना ए बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे जब नया रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब नया रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखना चाहिए, जो नया रेजिस्टेंस आएगा आर न्यू
ये क्या लिखना चाहिए, रो इंटू 12, और ए डैश की जगह अपन लोग क्या लिखेंगे, ए डैश की जगह लिखेंगे A/2। तो जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 4, ये 2 पर चल जाएगा ना, 4 रो L/A। और हम लोग अभी देखे थे रो L/A का वैल्यू कुछ था, क्या था, R था, यानी जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4R। तो जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4R। एक और सिचुएशन इसमें पूछता है जो जनरलाइज केस है, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं अपने पास एक L लेंथ का वायर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है R, ठीक है, रेजिस्टिविटी कुछ रहा होगा, इसको स्ट्रेच करके हम लोग स्ट्रेच करके इसका लेंथ को हम लोग क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो हम लोग जनरलाइज फार्मूला क्या बना सकते हैं कि जब भी स्ट्रेचिंग का कंडीशन आएगा तो हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L/A, ठीक है, R बराबर क्या होता है, रो L/A। अगर हम लोग इसी फार्मूला में, चूँकि इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो अगर इसी फार्मूला में हम लोग ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो रेजिस्टेंस का नया फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रो L²/वॉल्यूम V। यानी अगर हम लोग लेंथ को चेंज कर रहे हैं इस तरह से कि उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि R जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L² का। कब, लेकिन ये चीज़ यूज़ कब करेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग के पास रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम दोनों चेंज नहीं हो रहा। मतलब सिंपल सा बात है, जब भी आपके पास स्ट्रेचिंग का कंडीशन आएगा कि किसी वायर को हम लोग पकड़ के स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्रेस कर रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², ठीक है। तो अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² यूज़ करेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू L1² L2²। क्या बनेगा, R1/R2 बराबर L1² तो अगर हमारे पास यही अब सेम कंडीशन आ जाता है कि भाई कोई वायर था, ठीक है, एक वायर है जिस वायर का अपना लेंथ गिवन है L, और इसका हम लोग स्ट्रेच करके इसको हम लोग क्या कर दिए, और इसका रेजिस्टेंस गिवन था R, ठीक है, स्ट्रेच करके इसका लेंथ को हम लोग क्या कर दिए, 3L कर दिए। कितना कर दिए, 3L। अब बताना कि भाई नया जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो हम लोग ये वाला फार्मूला वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्या फार्मूला बना, R1/R2 बराबर L1² जो नया जब इनिशियल रेजिस्टेंस है वो अपने पास कितना है, इनिशियल रेजिस्टेंस है R, फाइनल रेजिस्टेंस हमको जानना है इसका, तो न्यू लिख देते हैं, R न्यू, ठीक है। और जो L1 है इनिशियल लेंथ क्या है, L² डिवाइडेड बाई 3L का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि L2 का होल स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, L²/9L², ये और ये खत्म। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा ये आपका इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, यानी जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 × R, यानी 9 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जब भी आपके पास स्ट्रेचिंग का कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप लोग को अक्सर पूछ सकता है, वो क्या है कि मान लेते हैं एक वायर है जिसका लेंथ हमारे पास L है, ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, L है, सॉरी जिसका लेंथ L है और जिसका रेजिस्टेंस R है। और इस केस में हमको लेंथ को लेकर के नहीं बोल रहा, हमको मान लेते हैं बोलता है कि इसका एरिया A है और हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेच करके इसका एरिया को कुछ कर दिए, मान लेते हैं एरिया को हम लोग आधा कर दिए या 1/3 कर दिए, ठीक है, एरिया को एरिया के साथ इस बार बोल रहा है, चेंजिंग कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं कि जब भी सिचुएशन अपने पास ऐसा है कि रेजिस्टेंस गिवन है, उसका एरिया गिवन था इनिशियली और फिर फाइनली कुछ एरिया हो गया और इसका हमको नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, व्हाट इज़ न्यू रेजिस्टेंस। तो इस केस में भी हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जब भी स्ट्रेचिंग का या कंप्रेशन का क्वेश्चन है हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या बनता है, R बराबर रो L/A। अगर ऊपर नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई करते, तो क्या फार्मूला बनता है, देखिए तो फार्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो A × L अपॉन A², और हम लोग जानते हैं A × L क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है V। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या बन गया, R बराबर बन गया रो इंटू V अपॉन A²। और अगर रो और V चेंज नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है स्ट्रेचिंग वाले केस में
एरिया ना ही रेजिस्टिविटी चेंज होगा ना ही वॉल्यूम चेंज होगा। यानी हम कह सकते हैं आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ से रिलेशन बनेगा R1/R2 बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर। तो अगर अपने पास अगर इस कंडीशन को, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था कि भाई एक रेजिस्टेंस है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस R है और इनिशियल एरिया A है, और हमको उसका नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, और उसका एरिया हम लोग स्ट्रेच करने के बाद कितना कर दिए A/3। तो कैसे कर सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर। ओके, जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R, जो नया रेजिस्टेंस चाहिए वो R न्यू, और A2 जो एरिया बाद में हो गया, फाइनल एरिया कितना हो गया A/3, और इनिशियल एरिया था A का होल स्क्वायर। तो R/R न्यू अपन को क्या लिखना चाहिए, A²/9 इंटू A² ख़त्म। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9R। क्या हो जाएगा 9R। यानी अगर एरिया को हम लोग 1/3 कर देंगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, और जो कि ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग देखे थे कि एरिया को अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, क्वेश्चन छोटा सा। अपने पास एक वायर है, ठीक है, जिसका एरिया गिवन है A और इसका रेजिस्टेंस गिवन है R। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं कि इसका एरिया जो हो रहा है, इसका एरिया हो जा रहा है 2A। ठीक है, एरिया कितना हो जा रहा है 2A। लेंथ के बारे में हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है, हमको नया रेजिस्टेंस जानना है। तो अगेन बोले कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग का जब भी कंडीशन रहे तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर बनेगा। R1 अपने पास कितना है, R1 है R2 जो कि नया रेजिस्टेंस है। A2 कितना है, A2 अपने पास है 2A। A1 कितना है, A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो अपना रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, R/R न्यू इज इक्वल टू 4A² A² ख़त्म हो गया। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो गया R/4। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एरिया बढ़ा था तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लोगे। एक और क्वेश्चंस रहता है जो अक्सर किताबों में पूछ लेता है, R=ρL/A पे, ये पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, अपने पास रेजिस्टिविटी गिवन है, हमारे पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर मतलब बेसिकली हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस के बाद हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम लोग R=ρL/A वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखिए, और अगर सही होगा तो मैं ज़रूर आपको उसके ऊपर रिएक्ट करूँगा। ठीक है।